अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि आप एक टॉपर की तरह ई शीट पे पेपर को कैसे अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होते हैं लेकिन उनको ई शीट पे पेपर को प्रेजेंट करना नहीं आता। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप पेपर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे, एग्जामिनर को समझ नहीं आएगी तो आप मार्क्स को गेन नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं कि आप लोगों ने ई शीट को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप लोगों के पास जब आपको पेपर मिलता है तो आपको OMR शीट मिलती है। OMR शीट में आपको हर एक MCQs के लिए बबल्स गिवन होते हैं A, B, C, D के लिए। उन बबल्स को आपने कम्प्लीटली फिल करना होता है क्योंकि ये कंप्यूटराइज चेकिंग होती है MCQs की। तो अगर आप उसको कम्प्लीटली फिल नहीं करेंगे तो वो MCQs आपका कंसिडर नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपका एक MCQs गलत हो गया है तो आपने उस पर क्रॉस करके करेक्ट आंसर को दोबारा से टिक नहीं करना, उसको फिल नहीं करना, क्योंकि वो कंसिडर नहीं होगा। बेशक आपने करेक्ट वाला आप फिल कर दिया है लेकिन आप ऑलरेडी जो गलत कर चुके हैं उसको क्रॉस करके दोबारा से आप करेक्ट वन को फिल कर रहे हैं तो इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सोच समझ के MCQs को सॉल्व करना है। उसके बाद आ जाते हैं सब्जेक्टिव पार्ट पे। सब्जेक्टिव पार्ट के लिए आपके पास जो ई शीट आती है वो साइंस सब्जेक्ट्स के लिए अलग होती है और इंग्लिश और उर्दू के लिए अलग होती है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपके पास जो ई शीट होती है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपके पास स्पेस बहुत लिमिटेड होती है। हमारे पास यहाँ पे ई शीट में 14 लाइंस गिवन होती हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड होती है कि उसमें आपने सारा मटेरियल भी प्रोवाइड करना है और आपके पास स्पेस भी कम होती है। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ही आप देख लें, उसमें आपने गिवन डेटा भी लिखना होता है, आपने उसमें सोल्यूशन भी लिखना होता है। ये फिज़िक्स में भी इस तरह के न्यूमेरिकल होते हैं, केमिस्ट्री में भी होते हैं और बायोलॉजी में आप लोगों के पास हर एक क्वेश्चन की डिमांड होती है कि आपने उसके साथ डायग्राम भी बनानी होती है। तो फिर इसके लिए करेक्ट वे ये है कि आप अपने ई शीट को 2 या 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लें। एक पोर्शन में आप एक्सप्लेनेशन लिख लें, एक में आप मैथमेटिकल फॉर्म लिख लें, एक में आप डायग्राम बना लें। ठीक है, जैसे कि ये वाला MCQs इस स्टूडेंट ने किया हुआ है तो ये न्यूमेरिकल कंप्लीट यहाँ पे नहीं हो रहा, तो इसने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो ये न्यूमेरिकल इजीली यहाँ पे सॉल्व हो गया है। ठीक है, सिमिलरली आप कुछ क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जिसमें आपको डायग्राम मस्ट रिक्वायर्ड होती है और आपके पास आप इंफॉर्मेशन भी काफ़ी सारी देनी है, तो आपको अगर स्पेस नहीं मिल रही तो आप इसको स्पेस को 14 लाइंस को 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लें। ठीक है, और अपनी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे कन्वे कर दें। ठीक है, उसके अलावा जो आप लोगों के पास ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंसेस वगैरह, आपको बायोलॉजी में डिफरेंसेस आते हैं और केमिस्ट्री में भी डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उनको हमेशा आप लोग जो है मिड में लाइन लगा के आपने हमेशा डिफरेंस को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने पेपर को सॉल्व करते हुए एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप सिर्फ ब्लू और ब्लैक मार्कर और ब्लू और ब्लैक पॉइंटर या ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने कोई और कलर का मार्कर यूज़ नहीं करना, आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक इंक ही अलाउड होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने अपनी राइटिंग और अपनी प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस करना है क्योंकि ये मेन थिंग्स हैं जो कि आपने पेपर को अटेम्प्ट करते हुए अपने ज़हन में रखनी है। क्योंकि अगर आपके चेकर को आपकी राइटिंग की समझ नहीं आ रही, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन उसे समझ नहीं आ रहा, ठीक है, आपने उसमें 14 लाइंस में उसको कंप्लीट किया हुआ है लेकिन वो अगर एग्जामिनर को समझ नहीं आ रही, पेपर चेकर को समझ नहीं आ रही, तो आप लोग उसमें मार्क्स गेन नहीं कर सकते। ठीक है, और आप लोग जो डायग्राम बनाएं वो क्लियर होनी चाहिए और उसमें ज़्यादा शेडिंग वगैरह ना हो, कलरिंग ना हो, उसमें लेबलिंग हुई भी हो और सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें क्लियर हों। ठीक है, यहाँ पे ई शीट में आप लोगों के पास जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनके लिए आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो लॉन्ग है, फॉर एग्जांपल फॉर दिस क्वेश्चन द 4 पेजेस आर गिवन। ठीक है, पेज 1, पेज 2, पेज 3 एंड पेज 4। तो आपके पास एक क्वेश्चन के लिए इनफ स्पेस होती है, आप इजीली जो है वो क्वेश्चन को इसके ऊपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास पार्ट्स आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, इसमें पार्ट ए में
रेडियस को कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो इजीली आप रेडियस की डेरिवेशन को कर सकते हैं, साथ डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। और पार्ट बी में एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था और आपने पार्ट बी में न्यूमेरिकल करना था। तो ये इनफ स्पेस है, आप इजीली जो है वो इस पे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि आपके पास क्वेश्चन 3 के 4 पेजेस अवेलेबल हैं, तो वो उन 4 पेजेस को अवेल नहीं करते, वो ही लिमिटेड स्पेस के ऊपर उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे होते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो मेन थिंग ड्यूरिंग पेपर सॉल्विंग इज़ दैट कि आपने प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना मोस्टली टाइम प्रेजेंटेशन पे वेस्ट कर देते हैं और अपने पेपर को कंप्लीट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर हमारे एफएससी के जो बच्चे होते हैं वो प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा अगर फोकस कर लेते हैं तो वो अपने पेपर को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आपने दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके जाना है, साथ आपने प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करना है और अपने पेपर को भी टाइमली कंप्लीट करना है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स दैट आर डिलीवर्ड इन दिस लेक्चर। एंड अगर आप लोग ये पॉइंट्स अपने ज़हन में रखेंगे तो आप एक टॉपर बन सकते हैं और आप एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। थैंक यू।